नमस्कार दोस्तों। इन दिनों में कोरोना के अलावा जिस बात की चर्चा हमारे भारतीय समाज में ज़्यादा हो रही है वो है चीन के साथ रिश्ते। और जब चीन के साथ रिश्तों की बात होती है तो मित्रों बहुत सी बातें याद आती हैं। मैं थोड़ा सा आपको अतीत की ओर लेना चाहता हूँ। अब कल क्या होगा हम नहीं जानते। आज तनाव का माहौल है, लेकिन अतीत ऐसा नहीं था। अतीत से मेरा मतलब पंचशील तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि उससे भी पहले की बात मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ। और ये सिलसिला मित्रों, जैसे मानव सभ्यता का विकास आरंभ हुआ, देश बने, अलग अलग भौगोलिक संरचनाएं सामने आईं, उसके साथ ही साथ ये वैचारिक आदान प्रदान का सिलसिला भी शुरू हो गया। और हम बेशक कुछ लोग इस बात पे आपत्ति भी करते हैं कि हर चीज़ में हम लोग कहते हैं कि भारत सबसे आगे था। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये भावनाएं जो हैं ये गलत भी नहीं हैं। भारत सबसे आगे था या नहीं था, लेकिन भारत उन विकसित सभ्यताओं में से एक था, अत्यंत विकसित सभ्यताओं में जिसके सारे मोहताज हुआ करते थे, बाकी दुनिया के देश मोहताज हुआ करते थे। बहरहाल हम अपनी बात को भारत और चीन के संदर्भ तक सीमित रखें। मतलब आज के चीन में ये बात शायद वहाँ की नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाई जाती और यहाँ भी हमारे यहाँ भी नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें इस बात की ओर ले जाते हैं कि जब आपस में रिश्ते ठीक हों, जब एक दूसरे से कुछ ग्रहण करने की, कुछ ऑक्यूपाई करने की, धरती ज़मीन ऑक्यूपाई करने की बात नहीं है, बल्कि कुछ मूल्यों को, जीवन मूल्यों को और कुछ यथार्थ की वस्तुओं को अगर ग्रहण करने की ललक हो तो बहुत कुछ मुमकिन है। मैं आपको मोटी सी बात ये बताता हूँ कि चीन से 3 मुख्य यात्री आए जो चर्चा का विषय बने रहे, और मकसद यही था कि उन सब ने ये सुन रखा था कि वो बड़ा गज़ब का देश है, वहाँ बड़ा विकास हुआ है और बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ उनके खाते में दर्ज हैं, ज्ञान के अपरिमित भंडार हैं। और इन भंडारों का पता लगाने के लिए, इन भंडारों से बहुत कुछ अपने देश में लाने के लिए वो लोग भारत में भी आए। और भारत उस वक्त, ये छोटा भारत आज का भारत नहीं था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, या आज का बांग्लादेश भी शामिल था, नेपाल भी इसी का हिस्सा था, श्रीलंका भी इसी का हिस्सा था। तो एक व्यापक बहुत बड़ा एक भारतवर्ष था जिसकी परिकल्पना करना कई बार हमारे लिए आज के युग में मुमकिन नहीं लगता, लेकिन था। और ये लोग जब बाहर से आते थे, इनका मकसद एक ही होता था कि यहाँ से ज्ञान के जो अपरिमित भंडार हैं उनको अपनी देश की सभ्यता के विकास में, अपने देश में नए संस्कार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और यहाँ से ज्ञान ले जाएं और वहाँ की अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद भी करें और उसके बाद उसको आगे विकसित भी करें। सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं होते थे, आगे विकसित भी करें। अगर विकसित वाली बात ना होती तो लाओ त्से वगैरह जो है वो बाद में कैसे आते। तो ये सिद्ध करती है चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। फाहियान आया। फाहियान ने अपने आप को सीमित रखा एक बात पर कि उसने सिर्फ कल्चर की बात की, सिर्फ संस्कृति की बात की। उसके जितने भी यात्रा संस्मरण है उसमें कहीं राजनैतिक आप स्थिति का आकलन करना चाहो तो वो साफ इस बात से मुनकिर होता है, उसने जिक्र ही नहीं किया, वो इन चक्रों में पड़ा ही नहीं। उसके लिए जो ज्ञान का जो अर्जन था ना, सबसे बड़ी उसकी प्राथमिकता थी। उसके बाद ह्यून सांग आया। ह्यून सांग ने कुछ राजनीतिक संरचना जो है उसको भी स्टडी किया, और उसके बाद जब इत्सिंग आया तो इत्सिंग ने और भी ज़्यादा व्यापक रूप में अध्ययन को अपना विशाल कैनवस दिया। उस कैनवस में उसने राजनीतिक स्थिति भी दी, सामाजिक स्थिति दी, सांस्कृतिक स्थिति दी और आध्यात्मिक, चारों पक्षों को उसने बड़े प्रखरता के साथ उजागर किया। यहाँ से भी 3 विद्वान वहाँ गए थे। सबसे पहले कुमार जीव 401 ईस्वी में गए थे। उसके बाद बुद्धभद्र ये 421 ईस्वी में गए थे। और बोधि धर्म, जिनके कई नाम हैं, बोधि धर्म के बोधि धर्मन भी कहते हैं कुछ, उनको कुछ बुद्ध धर्मन भी कहते हैं। तो बोधि धर्म जो थे ये 520 ईस्वी में चीन में गए थे।
और ये कुंग फू वगैरह की जो जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये सारी की सारी उनके प्रसार में, उनका शिक्षण देने में इन लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। ये लोग करते क्या थे, मैं आपको बताऊं कि ये लोग विशेष रूप से, अगर जिक्र इनका विस्तार में पढ़ना हो तो राहुल सांकृत्यायन को पढ़िए, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। राहुल स्वयं भी चीन गए थे कई बार। राहुल ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि चीन में कम से कम 5000 पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पांडुलिपियाँ पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में जो मूल रूप में थी वहाँ पर मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ जो भी आते थे वो यहाँ से ग्रंथ ले जाते थे। ग्रंथ मित्रों, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, वो ताड़पत्रों पे लिखे होते थे या भोजपत्रों पे लिखे होते थे। तो भोजपत्रों पर यहाँ से लिख कर या लिखवा कर ले जाते थे, फिर वहाँ जाकर उनका अनुवाद होता था और उसके बाद उसका विस्तार अपनी स्थानीय भाषाओं में और ज्ञान का जो एक संचरण जो है वो अपनी लोगों में किया जाता था। तो ये आदान प्रदान का सिलसिला बहुत पुराना है और रिश्ते बड़े पुराने हैं। यहाँ ये अपना जो फाहियान जो है, फाहियान ने अपना पहला जो ठिकाना था वो लुम्बिनी को बनाया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। और उसके बाद कुशीनगर विशेष रूप से उसने बहुत 11 साल उसने काटे वहाँ पर। और नालंदा यूनिवर्सिटी में इन तीनों ने लंबा समय बिताया कि उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो विश्व में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। और जितने भी विषय, सिर्फ धर्म की बात नहीं, सिर्फ भूगोल की बात नहीं, ज्यामिति की बात, ज्योमेट्री की, गणित विज्ञान की, और ये जो अंतरिक्ष विज्ञान है इसकी जो बारीकियां थी, जो सूक्ष्म तत्व थे, सबको इन्होंने समझा, आत्मसात किया, फिर अपने लोगों में जाके ज्ञान को बांटा। तो ज्ञान की तलाश में ये लोग आए थे। बाकी कौन क्या ले जाता है, क्या लेकर आता है। कोलंबस निकला था कुछ और ढूंढ उसने कुछ और लिया, भारत की खोज में आया था बेचारा, और वो रेड इंडियन के पास ही जाके उसने उनको रेड इंडियन मान लिया और वो अमेरिका को उसने तलाश कर लिया, वेराज अमेरिका उसके एजेंडे में नहीं था। लेकिन ये लोग विशेष एजेंडा लेके आते थे, चीनी यात्री जितने भी आते थे, कि हमें बुद्ध के देश से बहुत सारा ज्ञान जो है, वो परिस्थितियाँ, वो ज्ञान और उसकी विभिन्न जो बारीकियां हैं, सूक्ष्म जो तत्व हैं, उन सब को आत्मसात करना है और उसके बाद अपने लोगों में आके बांटना है। और ये सिलसिला बड़ा लंबा चलता रहा। और इसी नाते से जो हमारे व्यापारिक संबंध थे वो भी प्रगाढ़ हुए। हम लोग करीब आए एक दूसरे के, दार्शनिक पक्ष से करीब आए, वैज्ञानिक पक्ष से करीब आए, और हमने ज्ञान का आदान प्रदान जो है वो सारा का सारा शुरू किया। लेकिन अब ये लोग इतनी बारीकी तक अध्ययन करते थे, आप अंदाज़ा लगाइए कि ह्यून-त्सांग नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा और वहाँ उसने पढ़ाया भी, और बाद में एक समय पर वो एक भारतीय विश्वविद्यालय का, नालंदा की एक छोटे नालंदा विश्वविद्यालय का वो उपकुलपति भी बन गया। तो इस पद तक पहुँचा ज्ञान की वजह से, क्योंकि उन लोगों का ज्ञान अर्जन का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता था कि वो लोग दूसरों को देने की स्थिति में आ जाते थे। और इसलिए मित्रों, ये रिश्ते कैसे थे, लेकिन इतिहास की परत, राजनीतिज्ञ या जो सत्ताधीश जिनका ज़मीनी तथ्यों से या संस्कृति से या कल्चर से जिनका कोई जुड़ाव नहीं होता, वो सिर्फ विस्तारवादी आकांक्षाएं हैं जो पूरे के पूरे परिवेश को नष्ट करके रख देती है। अगर चीन ने उसी अवधारणा के अधीन काम किया होता, उसी अवधारणा पर वो चले होते, तो आज हम दोनों देश, विश्व के दो बड़े देश आपस में और भी करीब हो सकते थे। मेरा निष्कर्ष मित्रों ये है, जिस बात पर मैं विशेष आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, कि जब भी कल्चर, संस्कृति और अध्यात्म, जब भी इनका विकास होगा, इनको प्राधान्य मिलेगा, जब भी कल्चर की बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, तो तहज़ीब की बात, सभ्यता की बात आएगी। जहाँ जहाँ संस्कृति का और सभ्यता का विकास हुआ है, वहाँ वहाँ जो महत्वाकांक्षाएं हैं विस्तारवाद की, किसी का कब्ज़ा करना, किसी की भूमि को हड़पना, अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना, अपने अहम का विस्तार कर लेना, सारी की सारी चीज़ें उसी की देन हैं। देन उन्हीं तत्वों की हैं जो तत्व तहज़ीब का, सभ्यता का रास्ता छोड़ देते हैं।
जहाँ सभ्यता और संस्कृति को प्राधान्य मिलता है, वहाँ ये सारे के सारे अवगुण जो हैं ये सारे के सारे हाशिए पे सरक जाते हैं। अब चीन में एक वक्त था कि चीन में ये माना जाता था कि जो चीज़ अच्छी है वो भारत से आई है, और ऐसी भी अवधारणा थी कि उन दिनों में आप ये 4वीं या 5वीं शताब्दी में जाएं तो चीन में एक प्रचलित धारणा थी, वहाँ एक माउंटेन है जिसको फ्लाइंग माउंटेन कहा जाता है, उड़न पर्वत। तो उड़न पर्वत है, उड़न पर्वत के बारे में अवधारणा पूरे चीन के जन सामान्य में ये फैली हुई थी कि जैसे हर अच्छी चीज़ यहाँ पर भारतवर्ष से आई है, ये जो उड़न पर्वत भी है ये उड़ के वहाँ से आया है। एक आप अंदाज़ा लगाइए कि आप सिर्फ एक मजाक का विषय नहीं है बल्कि एक गंभीर विषय भी है कि उनके मन में अवधारणा है कि हर ये भारत अच्छाई का प्रतीक है। जो भी आज अच्छे यहाँ पर वस्तु है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे पेड़ पौधे हैं, जो भी अच्छे हैं वो सारे के सारे भारत से आके यहाँ रोंपे गए। और उसी फ्लाइंग माउंटेन के बारे में कभी आप पढ़ेंगे, नेट पे भी पढ़ेंगे, तो उसकी पार्श्वभूमि में, उसकी पृष्ठभूमि जो है, उसके पीछे पिछवाड़े में उसके विशालकाय 500 एकड़ में फैला हुआ एक विशालकाय मंदिर है। वहाँ बहुत सारे बौद्ध स्थानक भी हैं, और जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं भी आपको मिल जाएंगी, और बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ बहुत सारे भारतीय मिथक जो हैं उनका भी इतिहास आपको वर्णित मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने वहाँ जाके कोई थोपा था ये चीज़, मतलब सिर्फ यही है कि सभ्यता और संस्कृति ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मज़हब का तहज़ीब से कोई रिश्ता लंबा चौड़ा नहीं होता। इसके बारे में एक बारीक सी बात है, वो फिर कभी आपसे बांटूंगा, लेकिन ये ज़रूरी है मित्रों कि सभ्यता और संस्कृति को आप प्राथमिकता देंगे तो बहुत सारी दुश्मनियां ख़त्म हो जाएंगी। शुक्रिया।